वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सितेश। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था कि एटम्स किस तरह से फॉर्म हुए हैं, और उसके बाद हमने जॉन डाल्टन की थ्योरी पढ़ी थी, उसके पोस्टुलेट पढ़े थे, 6 पोस्टुलेट थे। उस टाइम जो जॉन डाल्टन ने जो एटम्स के ऊपर रिसर्च की थी वही काफ़ी ज़्यादा रिसर्च थी। उसी को आगे चल के और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसमें चेंजेस किए और कुछ चीज़ों को गलत भी साबित किया। जैसे जॉन डाल्टन ने बोला था कि जो एटम्स होते हैं उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके बारे में और जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या क्या अपनी अपनी थ्योरी दी, उस बारे में हम और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। एक ही क्लास हम पूरा कंप्लीट करेंगे कि पूरा चैप्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो बुक एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते टॉपिक्स कवर इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर हम क्या क्या डिस्कस करें। इंट्रोडक्शन के एटम्स के स्ट्रक्चर क्या है, एटम्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर्स, मैटर्स के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल आएगा वो कैसे हमें पता चला, किस एक्सपेरिमेंट से पता लगे, कैसे हमने जाना कि उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल है, वो उसके बारे में देखेंगे। एटम्स किस तरह, सब जो एटम्स होते हैं वो कैसे डिस्कवर हुए, सब एटम्स जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, किसने दिया, इस पर कितना मास होता है, चार्ज क्या होता है, वो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कैसा एटम्स का एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जो भी चीज़ हमारे आसपास दिख रही हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि सारी चीज़ हमें पता है कि सारी चीज़ एटम से मिलकर बनी है, तो हमें पता, तो उनका स्ट्रक्चर एक्चुअली में दिखता कैसे, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद 3 मॉडल जो हमारी बुक में दे रखे हैं। पहला मॉडल थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल, नील बोर। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने किस किस के बारे में क्या क्या मॉडल दिए, क्या क्या थ्योरी है, कितनी थ्योरी सही है, कितना थ्योरी गलत है, किसकी सही है किसकी गलत, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते ऑर्बिट्स में, है ना, ये किसने दिया था, कैसे दिया था, कैसे हम ऑर्बिट को उनकी ऑर्बिट कैसे इलेक्ट्रॉन को उनकी ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। बैलेंसी के बारे में भी पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 3 में हम ऑलरेडी बैलेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने चैप्टर 3 नहीं देखा वो एक बार देख लीजिए, चैनल पे पढ़ा हुआ है। चैप्टर 3 2 पार्ट में है, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, तो वो देखिए, उसके बाद ये चैप्टर समझ आएगा। तो बैलेंसी के बारे में हम वहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। वहाँ हमने और थोड़ा डिटेल में किया था, यहाँ जितना ज़रूरत है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मास नंबर क्या होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, और कुछ एंड में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। जॉन डाल्टन ने चैप्टर नंबर 3 में ये बोला था कि जो एटम्स होते हैं नॉट डिविजिबल। ठीक है, वो डिविजिबल नहीं होते फर्दर। ठीक है, हम आगे उनको डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, है ना, तो ये बोला था। और ये सबसे स्मॉल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ऐसे स्मॉल पार्टिकल होते हैं सूक्ष्म कण जिनको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही पार्टिकल्स हैं जिनको आगे फर्दर हम डिवाइड पॉसिबल नहीं होते, तो ये जॉन डाल्टन ने बोला था। ठीक है, लेकिन अब हम चैप्टर 4 में, इस चैप्टर 4 में हम देखेंगे। देखो, कोई भी एटम है, कोई भी चीज़ है, एटम अगर मिलके बना तो किसी न किसी चीज़ से मिलके बना होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उसके अंदर कंटेन करनी होंगी, क्योंकि जो इसका बिहेवियर है बहुत कुछ ना कुछ अलग है। जैसे कुछ एटम्स, जैसे 2 एटम्स है, एटम ए और एटम बी, ये दोनों मिलके एक नया एटम प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम मैटर भी बोल सकते हैं। तो ये मैटर ये बन कैसे रहा है ना, ये जो फॉर्म हो रहा है ये फॉर्म हो कैसे रहा, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, है ना, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो एक दूसरे के अंदर रिएक्टिव होते, बॉन्ड बनाते हैं, जिससे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है या नया मैटर बन रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। और ये प्रॉपर्टी क्या एटम्स है
या उसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है वो हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलेंगे सब एटम्स। जैसे एटम्स के अंदर जो सब एटम प्रेजेंट है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनको हम सब एटम्स बोलेंगे कि ये जो एटम्स है वो किससे मिलके बना है, वो प्रोटॉन से मिला है, न्यूट्रॉन से मिलके बना और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना, क्योंकि तभी उसका अलग अलग बिहेवियर होता है, तभी वो एक स्टेबल होता है। क्योंकि एटम्स स्टेबल कैसे हुआ, कुछ ना कुछ चीज़ें उसके अंदर होंगी जो स्टेबल उसको कर रही होंगी, है ना। तो जो इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो यहाँ इस चैप्टर नंबर 4 में रॉन्ग प्रूफ हो गया, क्योंकि जॉन डाल्टन ने बोला कि यही एटम ही सबसे छोटा था, इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब हमने देखा कि एटम को नहीं, एटम्स को हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। एटम को आगे डिवाइड करेंगे तो वो सब एटम्स में ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो इस चैप्टर में जो भी चैप्टर 3 में चीज़ें हमने पढ़ी तो वो थोड़ी बहुत गलत प्रूफ हुई इस चैप्टर। और इस चैप्टर में जो नए साइंटिस्ट है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को प्रूफ भी किया कि हाँ, एटम्स किसी तीन सब एटम्स से मिलके बना है, और उनकी पोजीशन भी बताई कि इन पर कैसे चार्ज होता है, क्या मास होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में बताया। ठीक है, देखो, चार्ज पार्टिकल इन मैटर, देखो, है ना, स्कूल टाइम में हमने, है ना, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किए होंगे, सभी ने किया होगा, आप सभी ने किए होंगे, ठीक है, कि कॉम का यूज़ करके हम अपनी हेड पे, बालों पे, हेयर पे रफ करके, रगड़ के और पेपर को चिपकाते थे, है ना। तो ये बेसिकली पेन प्लस पेपर भी बोल सकते हैं, या कॉम प्लस पेपर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इस पे हम देखते सर पे अगर पेन रगड़ के और एक पेपर पे हम लगाते तो पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब उस मैटर पे कोई ना कोई चार्ज आया होगा, और ये मैटर जो भी होते हैं, हम लास्ट की रहा, क्योंकि सराउंडिंग जो भी मैटर होते वो, क्योंकि सराउंडिंग जो भी चीज़ है वो मैटर से मिलकर बनी। और लास्ट क्लास हम ये पढ़ चुके, जो मैटर होते हैं वो किससे, एटम से मिलकर बना हो। एटम कुछ दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर एक मैटर बनाते हैं, ठीक है। तो जब मैटर के ऊपर कुछ चार्ज आया तो मैटर के ऊपर एक्चुअली चार्ज नहीं है, एटम्स के ऊपर एक चार्ज आया है ना, तभी वो दूसरी चार्ज वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बाकी सेम चार्ज वाले रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। इसका मतलब जो पेन या पेपर पर कोई ना कोई चार्ज आया होगा, तभी ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रही है। हमें नहीं पता इस पर पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव है, इस पर निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है ना, लेकिन चार्ज तो आया। अब ये चार्ज कैसे आया, या इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, लेकिन किस पे कौन सा चार्ज है ये हम देखेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसकी वजह से हमें इनके बारे में डिटेल में पता लगेगा कि इन पे किस तरह का चार्ज है, ठीक है। देखो, अब आया एक्सपेरिमेंट 1। ये किसने दिया था, ये दिया जे थॉमसन। इसको क्या बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रे, ठीक है। ये MCQ में पूछ सकता है कि जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पे बेस है, तो कैथोड रेस पे बेस है, ठीक है। ठीक है, तो जो जे थॉमसन जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है वो कैथोड रेस पे मॉडल के नाम से जाना जाता है। देखो, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय जे थॉमसन कैसे किया, देखो ना, 1900 में जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये गिलास की ट्यूब ले ली, गिलास ट्यूब है, ठीक है, बिल्कुल आम दिखने वाली, ठीक है। इसके अंदर लो प्रेशर एयर लगा दिया, जिसको इसको कंट्रोल किससे किया, इससे वैक्यूम क्रिएट किया और उस पर लो प्रेशर डाला गया, ठीक है। ये दोनों तरफ एक प्लेट लगा दी, ये एक प्लेट है और ये प्लेट है, दोनों तरफ लगा दी, ठीक है। इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक हाई वोल्टेज से, ठीक है। ये हाई वोल्टेज जनरेटर है या सोर्स है, उससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ एमीटर लगा दी, जिसकी वजह से हमें इसके अंदर जो भी वोल्टेज जाएगी उसके बारे में नोट कर सकते हैं कि हाँ वोल्टेज सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। यहाँ लगा दी, ठीक है। इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव, तो इधर से करंट फ्लो होकर इधर जा रहा है, ठीक है। अब दोनों प्लेट लगा दी। इस एक प्लेट में पहले एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, इस एक प्लेट के ऊपर
एक प्लेट के ऊपर हमने इस तरह से थोड़ा सा एक होल कर दिया एक छोटा सा, और यहाँ पे एक जेड एन एस की प्लेट वो लगा दी, लेयर लगा दी, जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं जिसको, वो लगा दी। जब यहाँ से हमने देखा, जब हमने वोल्टेज ऑन कर दी, करंट फ्लो कर दिया, तो हमने देखा कि इनके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। कुछ चीज़ यहाँ से यहाँ जा रही है, कुछ चीज़ यहाँ से यहाँ जा रही है। हमें नहीं पता था क्या क्या हो रहा है, कि या फिर कुछ यहाँ से कोई ना कोई एक पार्टिकल है, कोई ना कोई एक चार्ज जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तभी ये सर्किट कंप्लीट हो रहा था, ये सर्किट कंप्लीट हो रहा था, है ना। लेकिन यहाँ कोई भी डिस्कनेक्ट सर्किट कंप्लीट कैसे हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे कुछ जा रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता था क्या क्या जा रहा है। इसके लिए हमें इस चीज़ जानने के लिए यहाँ पे हमने एक होल कर दिया, और यहाँ पे एक जेड एन एस का एक लेयर लगा दी। जब यहाँ से कोई पार्टिकल गया तो यहाँ होते हुए इन पे टकराए, लेकिन होल की वजह से ये आर पार निकल गया, है ना। इस तरह आर पार निकल, जैसे आर पार निकला, इसको ग्रीन लाइट में चेंज कर दिया, इसकी लाइट चेंज हो गई, मतलब इसकी ये साइन करने लगा ग्रीन लाइट। तो हमने देखा कि हाँ, ये कुछ रेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। तो कहाँ से ट्रेवल कर रही है, नेगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नाम दे दे कि ये कैथोड रेज, कि कैथोड रेज है। ठीक है, लेकिन बाद में इसी का नाम दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है जिस पे क्या नेगेटिव चार्ज है ना। तो इसको कैथोड रेज भी बोल सकते हैं, या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बोलते हैं विद नेगेटिव चार्ज। इसको कैथोड रेज बोला, उसके बाद में बोल दिया था कि इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं विद नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होकर यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हुआ, जिससे हमें ये पता लग गया था कि हाँ, जो भी एटम्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है वो नहीं, लेकिन हाँ, किस फॉर्म में होता है, किस तरह से मूव करता है, ये नहीं देखा हमने। बस ये देखा कि हाँ, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव की तरफ, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, पॉजिटिव की तरफ जाएगा तभी तो हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए हमने बोला कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तभी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। तो देखो देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये कूलाम को एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये यूनिट दी। ठीक है, तो उन्हीं के नाम से यूनिट पड़ गया। ठीक है, इसका जो सिंबल होगा वो स्मॉल ई होगा, माइनस पे होगा। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास होगा वो कितना होगा, इतना होगा। तो 9.1 × 10⁻−13 किलोग्राम। बताइए, अगर इसको देखा जाए 1.1 = 1000030 टाइम्स, मतलब इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ना। तो इस पर जो मास होता है बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय थॉमसन। ठीक है, तो ये पूछे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीनों। कब हुआ, कब ये एक्सपेरिमेंट किया, 1900 में किया था। इस पर जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका जो मास होता है वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसका ये किसने एक्सपेरिमेंट किया, इसकी डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो जे थॉमसन ने की। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सेम उसी तरह है जैसे पहला वाला था। ठीक है, सेम हाई वोल्टेज लगाया, ग्लास ट्यूब ले गया जिस पर लो प्रेशर है, एयर है ना, पॉजिटिव में। इधर एनोड है, देखो पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं एनोड, नेगेटिव वाले को बोलते हैं कैथोड। ठीक है, उसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, देखो पहले हमने देखा कि कुछ ना कुछ रेज इधर से उधर जा रही, तभी ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इसमें होल कर दिया तो इधर से इधर जा रही। अब हम इसको बंद कर देंगे, इस पे एक होल कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक ZnS लगा दे। तो पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, इस पे टकराएगा, है ना, इस पे टकराएगा, लेकिन होल की वजह से पार निकल के इस पे टकराएगा। जैसे इस पे टकराएगा वैसे ही ये ग्लो करने लगेगा। ठीक है, ग्लो करने के बाद किसमें, रेड में ग्लो करने लगा, है ना। तो हमने देखा कि कुछ पॉजिटिव चीज़ है जो नेगेटिव की तरफ जा रही है ना। तो ये कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स नेगेटिव, है ना। नेगेटिव क्या है, कैथोड की तरफ, मतलब एनोड कैथोड की तरफ जा रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या था, एनोड एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या फिर कैनाल
रे एक्सपेरिमेंट। तो ये पूछ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, कैनल रे एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, देखो अब ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, प्रोटॉन एक्सपेरिमेंट ऑफ फॉर सॉरी ऑफ प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन ने किया 1886 में। ठीक है, ये सन याद होना चाहिए। फाइंड द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस इन्होंने फाइंड की, सेम उसी तरह जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने इनका नाम नहीं रखा था, क्योंकि नाम नहीं पता, ये इनको ये पता लगे कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो यहाँ से यहाँ जा रही है। इन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि इस पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना पॉजिटिव होगा, उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पे होगा, क्योंकि तभी है ना। तो इससे क्या होता है, इससे ये बोल सकते हैं कि जो भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब दोनों का चार्ज देखा जाए तो दोनों का इक्वल है, मतलब बैलेंस है कहीं ना कहीं चार्ज, तभी एटम से वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि चार्ज जब बैलेंस होगा तभी एटम्स भी बैलेंस होगा, अगर चार्ज कम ज़्यादा होगा तो एटम्स बैलेंस नहीं होगा, फिर कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने ये बोल दिया कि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज है। इसका मतलब चार्ज एक तरह से बैलेंस है, पॉजिटिव प्लस निगेटिव है ना। जैसे 10 पॉजिटिव है और 10 निगेटिव है तो एक दूसरे कैंसिल आउट करके जीरो हो जाएगा, तो बैलेंस बन जाता है ना, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया कि जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना ही इस पे चार्ज है, लेकिन इस पे किसका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, पॉजिटिव प्रोटॉन पे। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, देखो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो, 1.67 इंटू 10⁻⁻23। इसका मतलब इसका मास ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, इलेक्ट्रॉन कंपेरिजन। अगर हम देखा जाए तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल 1840, मतलब 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को करने के बाद हमें एक मास प्राप्त होगा किसका, प्रोटॉन का। ठीक है, इसको एनसीईआरटी में क्या, इसको 2000 के बराबर दे रखा है, अप्रॉक्स 2000 के बराबर। ठीक है, तो या फिर ये भी ऑप्शन मिल सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, जो 90% चांस है यही मिलेगा, लेकिन ये भी मिल सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में ये दे रखा है। ठीक है, तो दोनों पता होने चाहिए कि कौन सा होगा। ठीक है, तो दोनों पता होने चाहिए, ये भी हो सकता है 2000 के बराबर होगा या फिर 1840 के बराबर होगा, है ना। इसी वजह से इसको जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसको हम क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल, क्योंकि बहुत छोटा हो गया। प्रोटॉन के कितने 2000 इलेक्ट्रॉन को मिला के एक मास बनता है प्रोटॉन, तो इसलिए हम इसको बहुत नेग्लिजिबल मानते हैं, बहुत कम मानते हैं। ये क्यों जरूरी है, नेग्लिजिबिलिटी आगे वाले जो एक्सपेरिमेंट होगा न्यूट्रॉन उसमें बहुत ज़रूरी पड़ी है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा गड़बड़, बस समझने की कोशिश करना सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, स्मॉल p पॉजिटिव। ठीक है, अगर रिलेटिव चार्ज पूछा जाए कहीं पे भी तो इसका रिलेटिव चार्ज होगा +1 और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होगा -1। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं लिखा आ जाता है। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो अब न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी से पहले हमें देखा कुछ चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए। देखो देखो मान लेते हैं हाइड्रोजन का यूज़ किया होगा, तो है ना, एक्सपेरिमेंट कुछ हुआ होगा उसमें हाइड्रोजन का यूज़ किया होगा, है ना, जिसका एक मास ले लिया होगा यूनिट, मतलब एटॉमिक मास यूनिट 1 ले लिया। ठीक है, ऐसे उन्होंने हीलियम का भी ले लिया होगा, जैसे हीलियम का 2 होता है तो इसका 2 एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, जब इसको बैलेंस करके देखा गया एक एक तराजू पे, तो एक तरफ रखा है, देखो एक इसका है, अगर मैं इसको बैलेंस करूँगा तो इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर तो 2 यूनिट हो जाएगा, और इसका इसका भी 2 यूनिट। तो अगर मैं देखा तो इधर हाइड्रोजन के 2 अगर मैं रखूँ एटम, और इधर, ठीक है, इधर हीलियम का 1 रखूँ, तो ये बैलेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये बैलेंस ना होके ये अनबैलेंस हो गया, है ना। ठीक है, ये हीलियम भारी हो गया, इससे भी भारी हो गया, है ना, क्योंकि हमें पता है ये कैसे हो रहा था। देखो हीलियम, बेसिकली हीलियम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है,
और हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है, तो प्रोटॉन की जो संख्या होगी वही होगी ना। तो हीलियम के अंदर 4 प्रोटॉन हो गए, हाइड्रोजन के अंदर तो एक, सॉरी 2 इसके अंदर और एक इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है। तो ये बैलेंस करना चाहिए। अगर मैं 2 हाइड्रोजन एक तरफ रखूँ और एक हीलियम एक तरफ दूँ तो दोनों प्रोटॉन सेम होना चाहिए, दोनों का मास सेम हो जाएगा तो बैलेंस करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो इस और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है तो हमें प्रोटॉन के ही मास पे डिपेंड होना चाहिए। तो उस कहने का मतलब ये है कि अगर 2 हाइड्रोजन इधर ले लिया, क्योंकि एक इसका है मास एक इसका है, तो दोनों मिला के 2 यूनिट मास बन गए और इसका 2 यूनिट मास ही है, तो दोनों बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, उसको काउंट नहीं करते। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है ना, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये इसलिए ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इसका मतलब तो ये बैलेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ। तो इन्होंने फिर क्या किया, क्या हीलियम एक तरफ रखा और इसको बैलेंस करने की जगह इधर 4 हाइड्रोजन को रख दिया, तब ये बैलेंस हो गया, है ना। तो ये 4 हाइड्रोजन को रखा तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसका मतलब हीलियम के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जो इसको अलग से मास प्रोवाइड कर रही प्रोटॉन से ज़्यादा। लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता नहीं है, 1H1, ठीक है। तो इसका मतलब हीलियम के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जो, है ना, जो उसको एक्स्ट्रा मास प्रोवाइड कर रही है। तो वही देखेंगे वो है कितनी, ठीक है। तो अब यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया था कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, प्रोटॉन भी है, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है, वो भी है, लेकिन कुछ और भी है जिसका कुछ मास है, कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। तो यहाँ से वो चीज़ क्लियर है। अब इसको कंफर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, ठीक है, जो किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया, 1932 डिस्कवर। देखो इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे ये एक्सपेरिमेंट भी किसी और साइंटिस्ट ने किए, उसके बाद किसी और मैंने क्यूरी है, उन्होंने भी कुछ और अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन एंड में जो एक्सपेरिमेंट किया वो इन्होंने किया। तो इसलिए इनका ही नाम आ गया कि जो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की है वो किसने की है, चैडविक ने की है, ठीक है। तो इनका ही नाम आ गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने ये किया, एक पोलोनियम एक एटम ले लिया, रेडियो एक्टिव एटम है, ठीक है, ये ले लिया पोलोनियम, ठीक है, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये अल्फ़ा पार्टिकल को, ठीक है, अल्फ़ा रे को एमिट करता निकालता है, ठीक है। इस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल को निकालता है। एक बहुत ही हल्की लाइट एलिमेंट ले लिया, कौन सा, या फिर लिथियम ले लो या फिर बोरोन ले लो, ठीक है, बोरोन ले लो, कोई ले लिया। इस पे जब अल्फ़ा पार्टिकल निकले पोलोनियम से तो इस पे ये टकराए, ठीक है। टकराने के बाद इधर से निकल गए बाहर, ठीक है। ये कैसे निकले, ये अल्फ़ा पार्टिकल निकले एकदम न्यूट्रल थे, ठीक है, न्यूट्रल थे, ठीक है। इसको कैसे पता किया न्यूट्रल थे या नहीं थे, देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक चार्ज भी रखा और मैग्नेटिक चार्ज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज दोनों फील्ड बना यहाँ पे रख के। अगर इनमें कुछ भी चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कहीं ना कहीं मुड़ जाते हैं, है ना। जैसे कोई भी चीज़ यहाँ से जा रही है, अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जाए, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुड़ जाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ अगर चार्ज होगा तो ये मुड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कहीं नहीं मुड़ रही थी, ठीक है, ना ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, ठीक है। इधर भी गई बिल्कुल स्ट्रेट, इधर भी गई बिल्कुल स्ट्रेट, इधर भी गई, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, इस पे अंदर कोई भी चार्ज नहीं, तभी ये मुड़ नहीं रही, ठीक है। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि इसके आगे एक बैक्स की एक लेयर लगा दी, बैक्स मोम की, ठीक है, मोम की एक लेयर लगा दी, ठीक है, इस तरह से एक मोम की एक लेयर लगा दी। अब ये मोम की लेयर पे जैसे ये न्यूट्रल रे है वो टकराई, वैसे यहाँ से एक बाहर निकाल दी, किसको, प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया इन्होंने। ये एक्सपेरिमेंट देखा, ये बोला, ठीक है, सेम है। तो प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया इन्होंने, इसका मतलब इस पर बहुत स्पीड से टकराई होगी तभी प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया। इसका मतलब जितना मास प्रोटॉन पे है उतना ही मास इन न्यूट्रल रेस पे होगा, तभी उतनी स्पीड से इसे टकरा के बाहर निकाल दोगे, है ना। और इन्हीं न्यूट्रल रेस को क्या बोल दिया बाद में कि यही न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स नाम दिया, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, इन पे चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल चार्ज होता है। तो इसका मतलब
तो ये न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये क्या ही बॉम्बार्ड पोलोनी अल्फा पार्टिकल टू लाइटन एलिमेंट लाइक लिथियम boron and observe emission of new particle having zero charge but having mass equal to proton। तो मास इक्वल टू प्रोटॉन के बराबर हो गया, ठीक है। तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन निकल गया है, ठीक है। लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर कुछ नहीं चार्ज, तो इसको जीरो से भी रिप्रेजेंट करें, न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने ये वाला बोला है, ठीक है। सेम है, यहाँ पे एक्स कर रखा, ठीक है, यहाँ से निकाला इस तरह से, ठीक है। ये बस समझने के लिए, कहीं आएगा नहीं, है ना। जो भी एक्सपेरिमेंट है वो सब सिर्फ समझने के लिए, कहीं नहीं आएगा। बस 9th क्लास जो जितना लिमिटेड है वो, है ना। ये एक्सपेरिमेंट नहीं पूछता है, बस ये पूछ लेता है एमसीक्यू में कि ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, ठीक है, वो नाम बता देता है, ठीक है, एमसीक्यू। और डिटेल में नहीं पूछे, ना ये ग्राफ कुछ बनवाएगा, ना ये फिगर बनाएगा, ना ही कुछ एक्सप्लेनेशन करेगा, ठीक है। तो ये बस समझने के लिए, क्योंकि आगे चल के दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आते, देखो अब हम पढ़ेंगे सब एटम्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है ये याद होना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। प्रोटॉन पे 1.67 इंटू, देखो इस पे जो मास है वही इस पे मास है ना, दोनों सेम है मास, ठीक है ना। उसके बाद तो हीलियम पे जो एक्स्ट्रा मास कहाँ से आ रहा था, न्यूट्रॉन का यही वाला आ रहा था, एक्स्ट्रा मास यही वाला, ठीक है। इस पे जीरो होता है, मतलब न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रल होता है ना। जीरो नहीं बोलते, बोल भी सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल बोलेंगे हम ऑलवेज, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, अब देखो एक्सपेरिमेंट किसने किया था प्रोटॉन पे, प्रोटॉन पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गोल्ड स्टीन ने किया था। उन्होंने बस ये बोला था कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना। जो कैनाल रे वाला जो एनोड मेथड किया था, उन्होंने बोला था कि इस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कोई ना कोई पार्टिकल है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन उसका नाम नहीं दिया था, ठीक है ना। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी वगैरह सारी कुछ डिस्कवरी की थी गोल्ड स्टीन, लेकिन इनका जो नाम दिया था वो क्या दिया था, रदरफोर्ड ने दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ और नहीं, क्या है, प्रोटॉन है। तो देखो इनका नाम अब चलने लगा, तो हम यही बोलते हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो रदरफोर्ड ने की है, लेकिन सारा काम इन्होंने किया और सब कुछ ये ले गया, ठीक है। पूरा क्रेडिट ये ले गया, ठीक है। ऐसा नहीं पूरा ही ले गया, इन्होंने भी कुछ ना कुछ और भी मेहनत की होंगी, ठीक है। दोबारा एक्सपेरिमेंट किया होगा, कुछ ना कुछ नया किया होगा, तो मोस्टली ये इनको ही सारा क्रेडिट मिलता है कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की वो रदरफोर्ड ने की, ठीक है। न्यूटन किसकी, जे चैडविक, ये वाले जे थॉमसन है, और जे जॉन चैडविक है, ठीक है। ये याद होने चाहिए सब सारे, ठीक है। हाँ मैडम देखो, अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स, एटम्स का जो स्ट्रक्चर उसके बारे में देखो। अगर मैं कोई भी एटम्स ले लूँ, किसी भी चीज़ का एटम्स ले लूँ, जो भी चीज़ आसपास मौजूद है, कोई एलिमेंट मैटर कुछ भी, उसका एटम्स ले लूँ, तो सबसे बीच में क्या होता है, ऐसा होता है गोल, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं या फिर सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में इनको कक्षाएं बोलते हैं, ठीक है। ऑर्बिट बोलते हैं, सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनके चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से। तो जो भी एटम्स है तो उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, इस तरह से होना चाहिए। ये सेम सब कुछ है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। ये ऐसे सिंपल, ये सिंपल तरीका है, सिंपल है। ये थोड़ा सा इस तरह से है, वैसे एक्चुअली यही ऐसे ही तरीका होता है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के घूमते रहते इधर उधर आगे पीछे। ये थोड़ा सा 2D मेथड समझने के लिए, ये सिर्फ फ्रंट वाला है ये, लेकिन ये 3D मॉडल है, ठीक है। तो देखो इसमें बीच में क्या है, ये, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं ये, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ घूम रहे हैं, ये 1 2 3, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, देखो न्यूट्रॉन बीच में है, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रॉन में कितना न्यूट्रल होते हैं, इनपे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये दोनों के मास इक्वल होंगे, ठीक है, ठीक है, तभी ये बैलेंस होगा। अब इस तरह जब हम समझ गए कि स्ट्रक्चर एटम्स का कैसा होता है, ये याद होना चाहिए कि बीच में क्या होगा, न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे, और बाहर हमेशा ये इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस पर मूवमेंट करेंगे कंटिन्यूसली, ठीक है, एक स्टेबल होके, ठीक है।
ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स। ठीक है, सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। ठीक है, देखिए एटम ऑफ कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीम स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन होगा तो ओवरऑल स्पेस क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये सराउंडिंग किससे होता है? आसपास क्या घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन को घूमता रहता है, जिस पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मॉडल्स दिए हुए हैं हमारे एनसीईआरटी बुक में, 3 मॉडल्स दे रखे हैं। तो पहला जो मॉडल है वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। एटम्स के ऊपर जो मॉडल दिया है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट हो गए वो हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट कैसे किए, किसने किए, नाम दिया। अब ये किस एटम्स के अंदर किस तरह से होती हैं, किस तरह से अंदर होती हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, ये मॉडल्स दिया है इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने जो थॉमसन मॉडल ने दिया, इनको बोलते हैं क्रिस्टल पुटिंग मॉडल। केक होता है इसको बेसिकली केक बोलता है। कभी चेरी, एक केक कौन सा होगा जिसके अंदर चेरी हो गया, फिर जो फ्रूट होंगे ड्राई फ्रूट। ठीक है, वो ऐसे भरे होंगे। ठीक है, जैसे यही मान लेते। ठीक है, ये एक तरह से केक हो गया। ठीक है, केक के अंदर ये जो हो गया वो हो गया मैदा। ठीक है, मैदा हो गया। और ये क्या हो गया? ये उसके चेरी बोल लो। ठीक है, या फिर ड्राई फ्रूट्स बोल लो। ठीक है, ये बोल लो। ठीक है, तो देखो जो थॉमसन है उन्होंने बोला कि ये जो मैदा होता है, मैदा वाला जो पार्ट होगा, हार्ट वाला, अंदर वाला, ये सब क्या होंगे? ये होंगे पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो भी होगा पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। ठीक है, और जो बाहर ये सीड्स होंगे ना, ये सीड्स, जैसे सॉरी सीड्स नहीं, सीड्स वाला ये तो वाटरमेलन है। ये जो ड्राई फ्रूट या चेरी होंगे, ये क्या होंगे? ये होंगे निगेटिव चार्ज इनके होंगे। तो ये ऐसे धसे होते, जो पॉजिटिव चार्ज वाले इसके अंदर चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा पूरा ऊपर नीचे, लेकिन इनके अंदर जो होंगे वो निगेटिव चार्ज धसे होंगे। ठीक है, या फिर अगर इससे समझना हो तो ऐसे होंगे। ये है क्या? वाटरमेलन। इसको वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। देखो वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या, ये जो रेड वाला पार्ट है ना, रेड, वो पॉजिटिव है ना। और जो सीड्स वाला है, सीड्स है ना, वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस तरह से ये बोला कि पूरा पॉजिटिव होगा, जो अंदर ऐसे धसे होंगे वो नेगेटिव होगा। और ये जितना नेगेटिव होगा मैग्नीट्यूड, उतना ही पॉजिटिव मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, ये उन्होंने बोला। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ ए एटम टू बी सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग। ठीक है, क्रिसमस केक की तरह सिमिलर। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड वाला जो खाने वाला है पॉजिटिव चार्ज होगा। वाइल द इलेक्ट्रॉन आर स्टेबल इन द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ठीक है, लाइक अ सीड की तरह वो अंदर घुसे होंगे। ठीक है, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि थॉमसन मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम बोल सकते हैं वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, एन एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल positively charged sphere and the electron are embedded in it। तो ऐसे ही बोला कि इन्होंने जो पूरा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे ही धसे होते हैं, अलग अलग जगह पे ऐसे धसे होते हैं। ठीक है, कोई इनका स्टेबल नहीं है, कोई कहीं नहीं, कोई इसका वो नहीं है, प्रेजेंस कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं। सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि ये अलग अलग जगह धसे होते हैं, जो कि गलत होगा आगे चल के। ठीक है, यही इसका ड्रॉबैक था कि ऐसे नहीं होते कि कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन धसा हो, कहीं भी पॉजिटिव के साथ कहीं इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मिल जाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि ये ऐसी सारी चीज़ें जो सीड्स होते हैं धसे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद बोला द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये बात तो सही है, राइट। ठीक है, ये बात तो सही है, ये बात हम पहले भी देख चुके। जो भी इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होगा, जो भी चार्ज होगा, वो पॉजिटिव का जो भी चार्ज होगा वो बराबर होगा, तभी स्टेबल होगा। तो ये तो सब बात सही थी, लेकिन ये गड़बड़ थी। ऐसे एम्बेडेड थे, ऐसे नहीं होंगे, एक तरीके से होंगे। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक था। ठीक है, तो ये वाला इसका ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, अब इस ड्रॉबैक के ऊपर आगे जो आए साइंटिस्ट, उन्होंने अपना मॉडल दिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, इन्होंने प्रोटॉन की भी डिस्कवरी की, तो पीछे हम पढ़ चुके अभी। ठीक है, प्रोटॉन्स। ठीक है, अब इन्होंने देखो इनका जो एक्सपेरिमेंट जो मॉडल था वो किस पे बेस्ड था? गोल्ड फॉयल। गोल्ड मतलब जो सोना होता है ना,
उसकी फॉइल ले ली, मतलब जो भी जैसे मिठाई वगैरह देखते चांदी की फॉइल लगी होती ना, है ना, ऐसी गोल्ड की फॉइल भी आती है ना, ठीक है, वही फॉइल इन्होंने ले ली। क्योंकि गोल्ड की फॉइल इसलिए ली क्योंकि गोल्ड का जो होता है ना मेटल बहुत पतला, उसको हम चादर बना सकते हैं, बहुत पतली एक सीट बना सकते हैं उसको दबा दबा के, ठीक है, ठीक है, और ये मजबूत भी होती है इसलिए, है ना, इसलिए इसको गोल्ड की फॉइल ली है, ठीक है। जिस पे कलर अल्फा रे स्केटिंग एक्सपेरिमेंट, देखो इसके दो एक्सपेरिमेंट के नाम है, ठीक है, एक तो डायरेक्ट आएगा रदरफोर्ड मॉडल्स कौन सा है, तो या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलेंगे या फिर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। तो एमसीक्यू में कोई सा भी मिल सकता है, ठीक, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। देखो इस मॉडल के अंदर हमने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या है, एक हमने एक अलग से अल्फा पार्टिकल इमीटर रखा, मतलब एक इमीटर बनाया, उसके अंदर अल्फा पार्टिकल रखा जो अपनी रेज निकाल, जो बीम निकालता है, ऐसा सीधा इस पे टकराएगा बीम, ठीक है ना। ये एमीटर इसलिए लगाएगा ताकि जो अल्फा पार्टिकल इधर उधर बिखर ना जाए, ठीक है, एक सीधा बीम बनाएगा, मतलब सीधा जैसे टॉर्च की तरह सीधा जाएगा यहाँ पे, इस पे टकराएगा, ठीक है, एक बिल्कुल सीधे। अगर इस पे चारों तरफ टकरा फैल जाएगा, सही से काम नहीं करता, एक बीम बना दे बिल्कुल, है ना, जैसे टॉर्च का बीम हो जाता है ना, एकदम सीधा वैसे इस पे बना दे, ठीक है। वैसे चारों तरफ ये क्या लगे, एक लेयर ले ली ZnS की, ठीक है, जो ग्लो करेगी, है ना, फ्लोरोसेंट बोलते हैं सीट, फ्लोरोसेंट सीट बोल सकते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोल सकते हैं, ठीक है, जो चमकती है, ठीक है, ग्लो करती है, ठीक है। अब इस पे जाएगा, देखो अब इस पे गया, इस पे टकराया, देखो कुछ जो पार्टिकल थे, मोस्टली जो पार्टिकल थे 90% जो पार्टिकल है इससे टकराए, आठ एकदम डायरेक्ट ऐसे निकले, नो डिफ्लेक्शन पार्टिकल, नो डिफ्लेक्शन पार्टिकल 90% से भी ज़्यादा है ना, तो सीधे इस पे टकराए और आर पार निकल गए, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या थी, कुछ पार्टिकल इस पे टकराए, हल्का सा थोड़ा सा एंगल चेंज किया, इस पे टकराए। कुछ पार्टिकल थे जो एसिटिस टकराए और एसिटिस वापस आ गए, जैसे गए वैसे ही वापस आ गए 180 डिग्री, जैसे गए वैसे ही वापस आ गए, तो 180 डिग्री वापस आए। कुछ थोड़ा सा, कुछ 45-30 डिग्री पे टकराए, इधर उधर गए, ठीक है, ये बहुत कम थे, जो वापस आए बहुत कम थे, ठीक है। अब देखेंगे मोस्ट ऑफ द फास्ट मूवी अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, स्ट्रेट चलेगा, मोस्ट ऑफ द मतलब 90% प्लस, ये सब क्या आर पार निकल गए, इससे टकराए आर पार निकल गए, ठीक है, ये होगा, ठीक है। सेकेंड वाला क्या बोला, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉल बाय स्मॉल एंगल, बहुत छोटे एंगल पे ये इधर गए, ठीक है, ये बहुत छोटा एंगल, हल्का 10 डिग्री, 5 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये हल्का हल्का सरप्राइजिंगली, है ना, ये देखो 1/12,000, मतलब 12,000 में से एक, है ना, अगर इसका रेशियो ले तो 12,000 में 12,000 पार्टिकल गए होंगे, तो उसमें से एक पार्टिकल अपने रिवर्न मतलब वापस आ गया, जैसे गया वैसे ही वापस आ गया 180 डिग्री, ठीक है। इसमें ऑब्जर्व किया कि ये तीनों चीज़ें तो हो गई एक्सपेरिमेंट में। अब इन तीनों चीज़ों को लेके कुछ ऑब्जर्वेशन भी हैं, ठीक है, वो ऑब्जर्व क्या किया रदरफोर्ड ने, देयर इज पॉजिटिवली प्लेस न्यूक्लियस इन एन एटम, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर एक न्यूक्लियस जो पॉजिटिव, नियरली ऑल द मास रेजिव इन न्यूक्लियस, ठीक है, जो तो जितना ही मास है वो किस में है, न्यूक्लियस के अंदर है। देखो कहने का मतलब ये, अगर ये मैं फॉइल ऐसे ले लूँ तो देखो जब इसमें अल्फा रे डाली होंगी तो बाहर निकल गया एज इट इज, तो इसका मतलब क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो खाली होगा, है ना, काफ़ी, है ना, ऐसा नहीं पूरा भरा होगा, लेकिन उस पहले वाले जो मॉडल में बोला था कि पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये रेड वाला पूरा पॉजिटिव चार्ज, बाद में ऐसे ही भरा भरा होगा, लेकिन यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या निकला कि पूरा नहीं भरा होगा, इसका बहुत ज़्यादा पार्ट होता है वो खाली होता है बीच का, ठीक है ना, तो हर जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली होगा, तभी एस्टिस गया एस्टिस निकल गया, ठीक है। कुछ जगह जगह कुछ थोड़ा स्मॉल पार्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से ये टकरा के इधर उधर बिखर गई, इधर उधर चली गई, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जो बहुत जिसमें बहुत ज़्यादा मास है, बहुत हैवी है, जिससे पार्टिकल टकराए वो वापस एसिटी से आ गया, उसी भारी चीज़ से जो टकराए वो क्या है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियस है, जिसपे सबसे बहुत ज़्यादा मास है, मेन जो एटम का मास है वो उसी पे बेस है, ठीक है। तो वही उन्होंने बोला कि देयर इज ए पॉजिटिव प्लेस न्यूक्लियस इन एन एटम, एटम पे क्या पॉजिटिव प्लेस न्यूक्लियस, जिस पे टकरा के वापस आ गए, ऑल द मास रेजिड इन न्यूक्लियस, तो जो भी मास है
वो उसी पे न्यूक्लियस पे ही डिपेंड है, ठीक पूरा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड ऑर्बिट। वेल डिफाइंड ऑर्बिट में, है ना, जैसे उसमें बोला कि ऐसे ही चारों तरफ सीट की तरफ फैले होते, नहीं, वेल डिफाइंड ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते, घूमते रहते। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साइज, एटम के साइज से जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये सारी 3 चीज़ें इसके ऑब्जर्वेशन हुई, ठीक है। अभी, ठीक है, कुछ वहाँ से गलतियाँ हुई, वो यहाँ सुधरी, अब यहाँ पे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, तभी एक और मॉडल आया, ठीक है। अब वो देखते वो इसमें क्या गलतियाँ थी, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने बोला द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। इन्होंने बोला कि वो ज़रूरी नहीं कि स्टेबल होंगे, ऐसे ही हो सकते हैं, ऐसे ही चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं स्टेबल है। देखो, कोई भी चीज़ रिवॉल्व कर रही है तो उसके ऊपर क्या होगा, देखो अगर कोई भी चीज़ रिवॉल्व कर रही है तो एक अपना एसिलेशन होगा उसका, ठीक है ना, ऐसी एसिलेशन होगा, ठीक है। एसिलेशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, कुछ वेलोसिटी पहले कुछ और होगी, फिर बाद में कुछ होगी। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका स्पीड एसिलेशन भी कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बोला कि जब चार पार्टिकल रेडिएट मतलब कम भी होगा एनर्जी उसकी। अब कम हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में ही आके गिर जाएगा। तो न्यूक्लियस में आके गिर गया तो डिस्टर्ब हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी लॉस को द फाइनल फॉर इनटू द मास। लेकिन ऐसा नहीं, अगर ऐसा हुआ तो कोई भी एटम्स फॉर्म फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक ठीक है। कोई भी एटम्स फॉर्म ही नहीं होगा अगर अगर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर गिर गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी एक ड्रॉबैक है कि किस तरह से अब स्टे, है ना। तो ये इन्होंने बोला कि नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, तो ज़रूरी नहीं वो स्टेबल, लेकिन ऐसा नहीं, स्टेबल होने चाहिए वो, ठीक है। अब वो एक नया मॉडल जब दिया है बोर्स ने, उन्होंने इसके बारे में इसके जो ड्रॉबैक थे उनको ख़त्म किया और एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया सबके साथ, ठीक है। तो वो देखते क्या है। नील नील बोर्स मॉडल, ठीक है। नील बोर पुट फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ओनली सर्टेन स्पेस ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम्स व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अपनी एनर्जी खत्म नहीं करते, क्योंकि कोई चीज़ घूम रही है ना तो वो अपनी एनर्जी खत्म करती है, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा यहाँ पे नहीं, वो अपनी एनर्जी खत्म नहीं करते अगर उन पे, ठीक है। उनकी एक एनर्जी फिक्स एनर्जी के साथ अपनी चलते रहते हैं, ठीक है। अगर उन पे ज़्यादा एनर्जी डाल भी दो तो वो दूसरी ऑर्बिट में चले जाएंगे, लेकिन वापस अपने ऑर्बिट में ही आ जाए, जैसे उनकी एनर्जी जितनी थी उतनी हो गई, वैसे अपने ऑर्बिट में चले जाए और ऑर्बिट में ही अपने चक्कर लगाएंगे, घूम रहे, ठीक है। बोर्स ने ही एक क्लास डिस्ट्रीब्यूशन का एक वो सिस्टम दिया था कि जो भी, जैसे ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो जो ऑर्बिट होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग ऑर्बिट होंगे, देखिए, ठीक है। तो पहला जो होगा वो क्या, के होगा, के, दूसरा एल, एम, एन, ये होंगी, ये क्लासेस होंगी, ये इनको सेल बोल सकते हैं या ऑर्बिट बोल सकते हैं, ऑर्बिट्स बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट, दूसरी, तीसरी, 4 ऑर्बिट इस तरह से होंगे, ठीक है, ठीक है। ये लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, है ना। के छोटा होगा, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इनको कैसे बनेंगे, इनके ऑर्बिट को कैसे बनेंगे, क्योंकि देखो एटम्स को स्टेबल करना है तो एटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा एक में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टेबल होना चाहिए, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किस उसके बाद किस में कितने आएंगे, कितने नहीं आएंगे, ठीक है। ये एक स्टेबल होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, है ना, ताकि जो पूरा एटम है वो स्टेबल रहे और अपना काम करता रहे। नहीं तो अगर किसी की भी एनर्जी कम ज़्यादा होगी, अगर इसमें गिर गया तो दिक्कत आ जाए, फिर एटम फॉर्म ही नहीं होगा, फिर पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने एक क्लास दे दी कि एटम्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, के एल एम एन होनी चाहिए, ठीक है। तो याद होनी चाहिए, इनका जो सीक्वेंस है वो भी याद होना चाहिए, सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल, वे अलग अलग सेल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो देखते हैं। देखो बोर एंड बरी ने ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया जिसको जिसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, ठीक है।
परमाणु संख्या का विन्यास करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से होता है, ठीक है, 2n² ये है, ठीक है। तो अगर सेल 1 में कितना होगा, 2n1 इक्वल टू, सॉरी 2 1 2 मतलब 2, और सेकेंड सेल 2 2 की पावर 2 2 इंटू 4 बराबर 8, ठीक है। थर्ड वाली सेल 3 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 9 18, ठीक है। फोर्थ सेल KLMN, ठीक है, ये 2 4 का स्क्वायर 16 16 32। तो इस तरह से होगा। पहले ऑर्बिट में कितना होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, इतना होना चाहिए, 2 मिनिमम 2 होना चाहिए। दूसरे मिनिमम कितना 8 होना चाहिए बाहर की ऑर्बिट में, फिर 18 होना चाहिए, फिर 32, इस तरह से होना चाहिए ताकि ये पूरा स्टेबल हो जाए, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए। ये 10th में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन 10th में, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ 9th क्लास में सिर्फ इसका बेसिक दे रखा है। इसका असली यूज़ 10th में मिलेगा और 11 12th में ऑब्वियसली मिलेगा। 10th में इसका जनरल चीज़ें हमें मिलेंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हमें सीखनी यहाँ पे 10th में सीखनी है, ठीक है। तो अभी ऐसे ही याद कर लेंगे हम इनको, ठीक है। जब 10th का पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में इनको करेंगे, ठीक है। देखो अब आते हैं यहाँ बैलेंसी, ठीक है। बैलेंसी क्या होगा, हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, क्लास तो सर चैप्टर 3 में भी हम पढ़ चुके हैं बैलेंसी का। अभी यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाहर के जैसे ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, ऐसे हो गए। अब इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन, बाहर आउटर जो है ना, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो इसकी बैलेंसी होगी, ठीक है। तो बैलेंसी को समझने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए एग्जांपल ले लेते। देखो ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते, ठीक है। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O होता है, इसका एटॉमिक नंबर। देखो जितनी बैलेंसी निकलेंगे, जितनी कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो सब एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड होगा। तो एटॉमिक नंबर हमें सबके मोस्टली एलिमेंट के याद होने चाहिए, ठीक है। इसका कितना 8 होता है, ठीक है। देखो अब KLMN से हम सेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पहला जो होगा वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 8 में से 2 चला गया, ये 8 है, 8 में से 2 चला, कितना हो गया 5 हो गया। तो लास्ट क्लास में नेक्स्ट वाले में 5 हो गए, ठीक है। तो अब इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये एक सेल और 2 सेल, ठीक है, दूसरी सेल आ गई। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, ये 1 2, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाली सेल में कितना है, 5 है। ज़रूरी नहीं सेम गैप हो, किधर भी जा सकते हैं ना, गैप से मतलब नहीं, बस फिक्स होना चाहिए। 1 2 3 4 5 हो गए ये, ठीक है। ये ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इस पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बैलेंसी चेक करना, तो हमें बैलेंसी चेक कैसे करेंगे। देखो इसका जो बैलेंसी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो देखते हैं। थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 2 और 6 बचेगा ना, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो इसमें से ये पहला वाला सेल 1 में और सेल 2 में, सेल 1 में 2 और सेल 2 में बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सेल 1 में इतना, सेल 2 में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लास्ट वाले में, लास्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। स्टेबल होने के लिए मतलब अपना जो ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 8 होना चाहिए। कंप्लीट ऑर्बिट कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसको लास्ट क्लास में बात करें, टोटल की बात नहीं करते, लास्ट ऑर्बिट की बात करें तो लास्ट ऑर्बिट में कितने होने चाहिए, मिनिमम 8 होने चाहिए। लेकिन इसके पास कितने हैं, 6 हैं, है ना। तो 6 हैं, तो इसमें कितना ज़रूरत पड़ेगी, 2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 हो गए। तो इसकी जो बैलेंसी होगी ना, बैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 2। कितनी की ज़रूरत पड़ेगी, 2। 2 ले रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो O-2 होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया O-2 ले रहा है, इसलिए माइनस माइनस हो गया, कितना हो गया 2।
तो 2 को हो गई इसकी बैलेंसी, इस पर जो चार्ज आएगा आयन हो गया वो माइनस, क्यों माइनस का, ठीक है, ले रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे और भी हम कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बुक में एक पूरे टेबल दे रखी है इस तरह से, हाँ ये देखो, ये टेबल आगे देखो, ठीक है। तो टेबल ये दे रखी है, इसका हाइड्रोजन कितना एटॉमिक नंबर 1 होता है, जैसे ये देखो नाइट्रोजन कितना एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर कितना है इसका, नाइट्रोजन का 7 है, ठीक है। तो फर्स्ट जो N1 जो है के क्लास में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और के एल नेक्स्ट वाली क्लास में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यहाँ कितना है 5 है। तो इसको भरेंगे, देखो न्यूक्लियस ये आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, फिर ये 5, 1 2 3 5, ठीक है। इसको ज़रूरत कितनी है, 8 चाहिए होता है, लेकिन इसमें है कितना 5 है, तो 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 3 इसको चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो बैलेंस आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, नियॉन कितना होगा 10 होता है, ठीक है। अब देखो नियॉन कितना होता है, नियॉन एनी का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 2 और 8 होना चाहिए, देखो के एल फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, सेकंड ऑर्बिट में 2 है, तो सर मिनिमम कितने एटलीस्ट कितने होने, 8 होने चाहिए, तो 8 हो गए, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, 2 हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 1 8, देखो 8 हो गए। अभी कंप्लीट हो गया, इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ना लेने की, ना लेगा ना देगा, तो इसका जो बैलेंस आ गया वो कितनी आ गई, 0 आ गई, ना इसको ज़रूरत है, क्योंकि कंप्लीट हो गया अभी, इसीलिए इसको बोलते हैं नियॉन क्या होगी, एक नोबल गैस होगी। नोबल गैस क्यों होती है, इसके ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं, कंप्लीटेड होते हैं, आउटर जो ऑर्बिट होता है वो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, उसके ना देने की ज़रूरत होती ना लेने की ज़रूरत होती, इसलिए जो उसका बैलेंस होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हीलियम क्या है, हीलियम भी एक नोबल गैस है, इसलिए इसका जो ऑर्बिट है वो भी है, क्योंकि He2 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 2 पहले ऑर्बिट कंप्लीट है, 2 मिनिमम कितना चाहिए, 2 चाहिए, और 2 कंप्लीट है, तो इसकी जो बैलेंस होगी वो 2 होगी, ठीक है। अब आते हैं एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होती है। एटॉमिक नंबर देखो, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। वी नो दैट प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन भी चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है, ऑफ एन एटम, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम, ठीक है, विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, ठीक है। एटम का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करें, जेड से, ये पता होना चाहिए, जेड से रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये और ये हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता ही है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर मास क्या था, मास ऑफ एन इज प्रैक्टिकली ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अलाउ। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दूँ तो किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर कर दो, एटॉमिक मास के इक्वल आ जाएगा। तो एटॉमिक मास इक्वल क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ठीक है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है, ठीक है, आइसोटॉप विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसे हाइड्रो, ये देखो ये गलत लिखा थोड़ा सा, देखो प्रोटियम क्या होता है 1H1, ठीक है, और ये 1 और ये 3H1, ठीक है। आइसोटॉप्स, टॉप्स के ऊपर इक्वल बराबर होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। इसको ड्यूटियम, इसको भारी गैस, भारी जल होता है, ये उसके लिए काम करता है, जैसे भारी जल बनाता है ना, हैवी वाटर, उसमें ये यूज होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1, ठीक है, सभी का क्या एटॉमिक नंबर क्या 1 है, ठीक है। ये इनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है, नहीं इसको ऐसे, ये गलत है, ठीक है, सब गलत है, ठीक है।
1H1 ऐसे होता है ऊपर, यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये 1H2 यहाँ पे होगा, 1H3, ठीक है। तो नीचे क्या होता है, ये सब देखो, कोई भी एक्स लिखा है तो एक्स के यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे लिखा होगा, कहीं पे भी लिखा हो सकता है, एक जगह लिखा होगा। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। मास हमेशा ऊपर लिखा होगा, ठीक है। एटॉमिक मास ऊपर होगा, नीचे होगा यहाँ पे इस साइड लेफ्ट साइड एटॉमिक नंबर। तो ये सब क्या है, एटॉमिक नंबर देखो सबका सेम है, तो इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है, ठीक है। आइसोटॉप एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। मास होगा 1 2 3, ठीक है। इनका मास हो गया, अलग अलग मास है लेकिन नंबर इक्वल, ठीक है। वही बोला, नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए लेकिन मास अलग अलग हो। तो मास इनका 1 है, 2 है, 3 है, एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन उल्टा किस में होता है, उल्टा होता है आइसोबार में, ठीक है। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटॉप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, इन सभी जितने भी जो आए ना, ये इन सभी के जो केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम होती है लेकिन फिजिकली प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ क्लोरीन। देख क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन अलग अलग है ना। यहाँ पे जैसे एनसीईआरटी में, हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है क्लोरीन है, क्लोरीन के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन के जो भी, जैसे मान लेते अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें अलग अलग जो आइसोबार्स होते हैं उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आइसोटॉप्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्लोरीन दे रखा है, अब एक एक जो क्लोरीन होता है उसका जो आइसोटॉप होता है उसका एक कितना है, एटॉमिक मास कितना 35 यूनिट है और दूसरे का 37 यूनिट है। लेकिन हम क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना बोले, 35.5 पढ़ते हैं। अब इसको कैसे लेंगे, देखो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब इसका रेशियो निकालें तो 3:1 होना चाहिए। मतलब 3 किसका आना चाहिए, 35 का आना चाहिए। एक रेशियो किसका आना चाहिए, इसका आइसोटॉप। तो एक क्लोरीन के दो अलग अलग आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स पढ़े थे, वैसे क्लोरीन के अलग अलग दोनों आइसोटॉप्स हैं। पहले वाले आइसोटॉप्स में से 3 लेना पड़ेगा हमें, 3 पार्ट लेना पड़ेगा उसका। और सेकंड वाले आइसोटॉप्स में तो 1 पार्ट लेना पड़ेगा। तो 3 पार्ट कितना हो गया, 35 मल्टीप्लाई, देखो 75/100 भी कर सकते हैं, 3/4 भी कर सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड, ठीक है। और प्लस कर देंगे 37 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, ये 1/4 हो गया, ठीक है। ये हो गया ना। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 35.5 यू आ गया। तो मैं क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो इतना लेते हैं, है ना। लास्ट चैप्टर में भी हमें इतना ही लेके हमने उसका मॉलिक्यूल्स निकाला, तो यही लेंगे, ठीक है। कैसे है? ऐसी कार्बन का, कैल्शियम का अलग अलग, इनका सबका अलग अलग रेशियो, जरूरी नहीं 3:1 की फॉर्म में लेंगे। सबका अलग अलग होता है, किसी का 2:1 होता है, किसी का 5:1 होता है, सबका अलग अलग होता है। तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसका ही दिया है तो इसी का हम पढ़ेंगे बस। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट जो 10th में होगा या 11th 12th में होगा, उसमें हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। आइसोबार सेम उल्टा होता है, सेम उसका उल्टा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास सेम होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मास अलग अलग, ठीक है, हो रहा था, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन आर्गन और एटॉमिक नंबर 18 होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ रह जाएगी तो उसको कमेंट में हम बता देना, मैं वहाँ पे उसको डिस्कस कर दूंगा। या फिर ज़रूरत पड़ेगी तो एक नई वीडियो शॉर्ट बना दूंगा, छोटा 5-10 मिनट का, उसमें बाकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का दे रखा है, देखो HDT, ये मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसलिए मैंने इसमें सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं अभी जब हम आइसोटॉप्स पढ़ते। ये तो ये हाइड्रोजन की आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, ठीक है। ये अलग अलग है। HDT ये सिंबल है, इनको इस तरह से दे रखे हैं। इनका मतलब होता है 1H1 1H2 1H3, ठीक है, ठीक है। नंबर कितना दे रखा है, मास नंबर दे रखा है 1 2 3, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 1 1, ठीक है, देखो। और इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 1 1 1, ठीक है। और प्रोटॉन भी 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ,
हाइड्रोजन है उसमें न्यूट्रॉन होते नहीं, जीरो। इसमें से माइनस कर दे, 2 में से माइनस माइनस करेंगे ये एटॉमिक नंबर तो कितना आ जाएगा 1। 3 में से माइनस करेंगे ये तो 2 आ गया, ठीक है। ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया। ये 2 में से माइनस 1 1 बचेगा, ठीक है। 3 में से माइनस 1 2 बन गए तो 2 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गई, ये पूरी टेबल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटॉप्स और आइसोबार। तो आइसोटॉप्स ले लो और आइसोबार ले लो, जो हम पढ़ चुके हैं उनके एग्जाम्पल, उन्हीं के एग्जाम्पल को हम उठा लेते हैं, ठीक है। तो आइसोबार ये ले लिया मैंने, आइसोटॉप्स इधर ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो आइसोबार ये है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो हम एटॉमिक नंबर चेक करते हो, एटॉमिक नंबर कितना है 20 है। तो फर्स्ट वाली जो क्लास सेल होगा उसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाली में कितना हो जाए 8 हो जाएंगे, ठीक है। फिर कितना बचा, नेक्स्ट वाली फिर से 8 डालेंगे, है ना। मिनिमम एटलीस्ट 8 चाहिए, ठीक है। 8 चाहिए या फिर 18 चाहिए, 18 होंगे नहीं तो 8 डाल दीजिए। अब कितना बचा 2, ठीक है। तो क्या 10 10 20 हो गया ना। एटॉमिक नंबर कितना 20 है, तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें बैलेंस ही नहीं बताइए तो बैलेंस ही हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे 2 बैलेंस ही हो जाए, ठीक है, हम बैलेंस के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। बस ये कॉन्फ़िगरेशन करना था। अब इसको ऑर्बिट में भी लिख सकते हैं वैसे बना के, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बना के उसको इलेक्ट्रॉन साहब में भरने, पहले 2 इसमें आएंगे, फिर 8 इसमें आएंगे, फिर 8 इसमें आ जाएंगे, फिर लास्ट वाले में फिर से 1 होगा, उसमें 2 आएंगे, इस तरह से। इसको 18 है तो 2 भर दिया, फिर 8 भर दिया, कितना 10 हो गया। 10 के बाद इसमें फिर से 8 भर दो, कितना 18 हो गया। 18 में से ये कंप्लीट हो गया, तो ये वाला इसमें नहीं आएगा। ये 3 क्लास बनेगी, 2 8, ठीक है। अब आइसोटॉप्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कितना 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है तो 2 4 हो गया, ठीक है। ये दोनों खाली होंगे तो 2 4 हो गया, ठीक है। और ये भी 6 है तो इसका भी 2 4, ठीक है। तो ये खाली हो गया, तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, है ना। एटॉमिक नंबर का हमें कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर का करते हैं, तो ये भी एटॉमिक नंबर था, ठीक है। ठीक है, एटॉमिक मास कहाँ जरूरत पड़ता है, एटॉमिक मास हम वहाँ जरूरत पड़ती है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग निकालने पड़ते हैं, तब जरूरत पड़ती है। लेकिन बैलेंस ही निकालनी हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो, ठीक है, आयंस वगैरह पता करना, तो एटॉमिक नंबर का ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। तो देखो इसका क्या करना है, बैलेंस निकाल हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। देख कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन का होता है 70। तो 2 पहली में आएंगे, फिर नेक्स्ट वाले 8 होने चाहिए। बच्चे कितने 17 बच्चे 7, तो 7 आ जाएंगे। 8 होना चाहिए लेकिन 1 की कमी है, तो इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी 1 माइनस का 1 इसको चाहिए। तो क्लोरीन की बैलेंस कितनी माइनस का होता है ना, तो ये हो गया। अब इसका 2, फिर इसमें नेक्स्ट वाले में 8 हो गए। अब कितना बचा 6, ठीक है। अब इसको कितने चाहिए 2 की ज़रूरत चाहिए, ठीक है। 2 लेगा तो 2 होगा, तो सल्फर की माइनस का 2 हो गई वैल्यू, ठीक है, ठीक है। वैसे बैलेंस इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 1, ये बैलेंस ही होगी 1, बैलेंस इसकी होगी 2 इसकी होगी, ठीक है। इसका कहते हैं 2 और 8, ठीक है। तो कितना हो जाए 2, देखो 17 को 2 और 8 10 प्लस 7 17 हो गया, ये 16 हो गई, ये 12 हो गया, ठीक है। तो इसके देखो अब ये क्या करे, देखो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो थे तो ये लेगा कम, लेकिन अब इसमें देखो इसको ज़रूरत कितनी की 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 8 की ज़रूरत है, लेकिन 8 चाहिए इसको, ठीक है, कंप्लीट। लेकिन इसके पास कितनी है 2 है, तो इसको कितनी और चाहिए, इसको चाहिए 6 और, तभी तो 8 होंगे। लेकिन इतना बड़ा कौन देगा इसको, तो ये अब ये क्या करेगा, अब अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, खुद को स्टेबल रखने के लिए अब ये क्या करेगा, ये लेगा नहीं, अब ये दे देगा, तो दे देगा किसी और को। तो इसके लिए Mg+2 आएगा, इसने दे दिया किसी को, है ना, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर नेगेटिव, क्योंकि ले रहा है तो नेगेटिव, क्योंकि किसी से उधार लेते तो हमारे पास रेड आता है ना, नेगेटिव आता है। जब हम किसी को देते हैं तो हम पॉजिटिव वाला अच्छा काम कर दे रहे हैं किसी को, ठीक है, तो +2 आएगा, ठीक है। तो इसकी ये क्या होगा, ठीक है। इसके बैलेंसी के साथ होगी, इसकी आयंस के साथ इसकी बैलेंसी होगी, इसकी बैलेंसी होगी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया, और ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसी इतनी
इस चैप्टर में ऐसे इजी क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करना है, बस इतना ही करना है। बस इनके कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, तो हमें एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर याद होंगे तो हम किसी का भी निकालें, बहुत ईजी है, बस ब्रेक करना है। किसमें ब्रेक करें, 2, 8, 18 और 32। इतना नहीं होगा तो 2, 8, 8 करके हम करेंगे, जो बचेगा वो यहाँ रख देंगे, ठीक है, ऐसे होंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये मैंने करवा दी। इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आंसर आया है ना, क्या मतलब ये बोला है, इफ़ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, ठीक है, एक प्रोटॉन है, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, क्या उसके पास चार्ज होगा या नहीं होगा। ठीक है, बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, आराम से तुम बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा है कंटेंट तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस पर और भी वीडियो आएंगी, पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैं। 9th का साइंस मैथ्स भी कराऊंगा, उसका 10th का कराऊंगा, 11 12 किस तरह से कंटिन्यूस चलेगा, सारा कुछ, बहुत कुछ इसमें मिलेगा। SST मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, साइंस मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, 6 7 8 सभी क्लासेस इस पर मिलेगी। धीरे धीरे आएंगी सारी वीडियोज़, ठीक है। तो अभी सब्सक्राइब कर लो तो आपके पास नोटिफिकेशन, जैसे भी अपलोड करूँगा वैसे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो बेल आइकन दबा देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरा एंड हो गया, इसमें कुछ और नहीं बचा। डाउट होंगे, कुछ भी डाउट है ना, तो आप कमेंट में बता दीजिए क्या क्या डाउट है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उनको, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।